नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज से हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स से, और मैथ्स के दोस्तों आपको मैं डेली 2 वीडियो दूंगा। ठीक है, आज से हम दोस्तों मैथ्स का धमाकेदार रिवीजन करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चनों की कोई लिमिट नहीं रहेगी। आपको 20 से लेकर दोस्तों 50 से लेकर 100 क्वेश्चन एक ही वीडियो में देखने को गणित के मिल सकते हैं। ठीक है, आज पहली क्लास है दोस्तों, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको मैं मैथ्स में कैसे कैसे पढ़ाऊँगा। दोस्तों आपको ये डिसाइड करना है कि टोटल 5 सब्जेक्ट है एमपी फॉरेस्ट गार्ड के, जिसमें से मैं अभी तक 5 पढ़ा रहा था। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको ये डिसाइड करना है कि एक सब्जेक्ट इंग्लिश है, ठीक है, और बाकी 4 सब्जेक्ट एक तरफ है। ठीक है, तो आप डिसाइड कर लो दोस्तों कि आपको सिर्फ अंग्रेजी पढ़ना है या बाकी के 4 सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक, क्योंकि अंग्रेजी का कंटेंट तैयार करने में दोस्तों मुझे बहुत समय लगता है, और इतना समय नहीं है दोस्तों कि मैं अंग्रेजी का कंटेंट तैयार करूंगा तो फिर आपके ये 4 सब्जेक्ट के तैयार और कर सकूं। ठीक है, तो अगर मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा तो आपको ये चारों सब्जेक्ट नहीं पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, और अगर ये चारों सब्जेक्ट का कंटेंट तैयार करने में दोस्तों मुझे ज़्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ हिंदी टाइपिंग होती है, लेकिन अंग्रेजी टाइपिंग में दोस्तों मुझे एक एक शब्द को टाइप करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो अब आपको मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा, तो मैथ्स कैसे पढ़ाऊंगा देखिए, मैं आपको डेली 2 वीडियो दूंगा। ठीक है, एक वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति, ठीक है, मासा लासा मतलब महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक, दशमलव भिन्न, सरलीकरण, वर्गमूल, घनमूल, औसत। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका आयु हो गया, ठीक है, घातांक एवं करड़ी हो गया, अनुपात समानुपात और सीरीज वाले क्वेश्चन। मतलब दोस्तों ये जो 10 टॉपिक है ना, इसका मैं एक वीडियो दूंगा, जिसे हम दोस्तों बेसिक कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसिक कहते हैं। लेकिन एमपी फॉरेस्ट गार्ड में दोस्तों आप देखना, बेसिक के टॉपिक जो है दोस्तों, इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक, 20 में से दोस्तों 10 क्वेश्चन आपको यहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक और वीडियो दूंगा, तो उसमें हम दोस्तों ये वाले टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए, प्रतिशतता पढ़ेंगे, लाभ हानि पढ़ेंगे, बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, टाइम एंड वर्क, पाइप टंकी, चाल समय दूरी, रेलगाड़ी, नाव नदी, क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, ये सब टॉपिक पढ़ेंगे एक दूसरे वीडियो में। ठीक, 2 वीडियो हो गए, लेकिन दोस्तों आपको मैं 2 वीडियो और दूंगा। ठीक है, एक वीडियो दूंगा दोस्तों आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर 2017 का, एक ही वीडियो में दोस्तों आपको पूरी समरी दे दूंगा मैं, ठीक है, गणित की, है ना। और एक वीडियो और दूंगा दोस्तों जिसमें मैं 10th क्लास की एनसीईआरटी का पूरा सार लेके आऊँगा। ठीक है, 10th और 9th का एक ही जैसा सिलेबस है, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ 10th क्लास की, कि 10th क्लास की एनसीईआरटी का सार, जिसमें दोस्तों हम 50 से 100 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चन करेंगे? 50 से 100 क्वेश्चन। और ये 50 से 100 क्वेश्चन में दोस्तों आपकी एडवांस मैथ्स भी कवर हो जाएगी। ठीक है, एडवांस मैथ्स, तो वो हमको एडवांस मैथ्स, बहुपद हो गया, प्रायिकता हो गया, ये सब टॉपिक भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखो कि हम कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ सकते, है ना, हमको पढ़ना ही पड़ेगा। और हम कोशिश करेंगे दोस्तों कि एक ही वीडियो में 50 से 100 क्वेश्चन में पूरी कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी का सार पढ़ लें। अगर छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, इतना मैं आपको पढ़ा दूंगा कि अगर एडवांस मैथ्स भी आएगी दोस्तों आप क्वेश्चन कर लोगे। ठीक, चलिए आज के वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथ्स के टोटल 20 सवाल, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, देखो सबसे आज पहला वीडियो है, बहुत ही बेसिक सवाल देखने को मिलेंगे। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये किसी एग्जाम में नहीं पूछे जाते, अभी पटवारी के एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ दोस्तों, मैंने अभी पटवारी का पेपर दिया है, मैंने अभी तक नहीं बताया था आपको, है ना। लेकिन ये मत सोचना कि मैंने पटवारी का पेपर नहीं दिया है ना, बिल्कुल ये टेंशन मत लेना कि 2017 और 2023 का अनुभव अलग अलग है। अभी मैंने आपको बहुत सारी चीज़ जो बताया दोस्तों, मैं पटवारी का पेपर देने गया था। ठीक है, मेरे नंबर मत पूछना, मैं नंबर बिल्कुल नहीं बताऊंगा आपको दोस्तों, मैं आपको नंबर बताऊंगा किस दिन, मैं आपको 100% नंबर बताऊंगा। ठीक है, ये मत सोचना, और विद प्रूफ बताऊंगा। अभी मैं आपको नंबर नहीं बताऊंगा। ठीक है, जिस दिन दोस्तों मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, या रिजल्ट आ जाएगा, मैं आपको उस दिन बता दूंगा कि मेरे कितने नंबर आए थे पटवारी में और क्या हुआ है ना। ये मत सोचना कि मैंने पटवारी का पेपर नहीं दिया है। 27 मार्च को मेरा नहीं 27 मार्च को मेरा पेपर था। ठीक है, 27 मार्च को मेरा पेपर था, मैंने पटवारी का पेपर दिया है। ठीक है, और पूरा अनुभव रखता हूँ पटवारी का। मैं आपको अपना पटवारी का पेपर देने का अनुभव बताना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए मैं आपको ये अनुभव ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि मैं पटवारी का पेपर देने गया था, वहाँ दोस्तों मैंने बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन छोड़ के आया। आपको विश्वास होता है या नहीं होता है, मुझे बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन जो रहते हैं ना, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था, तो मैंने बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन छोड़ के आया हूँ 2 क्वेश्चन। ठीक, क्यों? क्योंकि वो इतने लेंथी क्वेश्चन थे दोस्तों कि मुझे छोड़ना पड़ा उनको। वहाँ 200 क्वेश्चन का जो टाइमिंग सिस्टम था दोस्तों, ठीक है, तो क्या हुआ, 200 मैंने बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन छोड़ दिया। और मेरे नंबर अच्छे हैं, टेंशन मत लेना दोस्तों कि मेरे नंबर कम होंगे, अच्छे खासे नंबर है मेरे, है ना, उसकी टेंशन मत लो आप ना। एक चीज़, दूसरी चीज़,
मैंने विज्ञान वहाँ जब क्वेश्चन सॉल्व किया दोस्तों, तो मेरे को लगता है विज्ञान के 1 या 2 क्वेश्चन ही गलत हुए होंगे मुझसे, ठीक है, मात्र 1 या 2 क्वेश्चन। और जितना दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया हूँ अभी तक, सिर्फ वही बेस पे मैं साइंस सॉल्व किया हूँ, वहाँ की हिंदी सॉल्व किया हूँ, ठीक है, और आपकी अंग्रेजी सॉल्व किया हूँ, आपकी मैथ से सॉल्व किया हूँ। मैथ्स में थोड़ा एडवांस मैथ मैंने 10th क्लास की NCERT को पढ़ा था, है ना, वो पढ़ा था, है ना। और इसके अलावा दोस्तों आपका बच रहा कौन सा, जीके ने मैंने नहीं पढ़ा था। जीके जितना आपको पढ़ाता हूँ सब उसी बेस पे गया था, और MPPSC की तैयारी कर रहा था, तो लुसेंट बुसेंट सब पहले से पढ़ के रख चुका हूँ, ठीक। तो ये अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना। तो अभी हमको आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2017-2023 में कोई अंतर नहीं है, लेकिन मैं आपको दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करा रहा हूँ। तो मैंने अपना अनुभव ये सीखा है दोस्तों कि 2017 का जो पेपर था ना MP फॉरेस्ट गार्ड का, बहुत टफ था। आप मेरे ऊपर विश्वास कर लो मेरे भाई, बहुत टफ पेपर था 2017। और हिंदी भी और विज्ञान भी बहुत टफ है। और अभी पटवारी के पेपर जब मैंने देखे आया ना, तो बिल्कुल भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये MP फॉरेस्ट गार्ड 2017 के पेपर को कंपटीशन दे रहा है, ठीक। बहुत आसान पेपर आया था ये पटवारी का, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। नंबर मत पूछना, मैं एक बार और बता देना चाहता हूँ कमेंट में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। ये सब क्वेश्चन आते हैं, है ना, ये मत बिल्कुल गलत फहमी मत रहना। और जिससे बनते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं बनते हैं तो चुपचाप वीडियो देखो, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं और जब आएंगे तो आप मुझे याद करोगे, है ना। चलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, ठीक है। देखिए दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है ना, याद रखना, वो होती है 2। पहली चीज़ याद रखना दोस्तों, सम संख्या क्या होती है। सम संख्या याद रखना दोस्तों, सम संख्या जिसे हम कहते हैं इवन नंबर। क्या कहते हैं, इवन नंबर। ऐसी संख्या दोस्तों जिसमें 2 का भाग जाता है, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, ये क्या होती है, सम संख्या होती है। विषम संख्याएं क्या होती है। विषम संख्या दोस्तों इन्हें हम अंग्रेजी में कहते हैं ओड नंबर, ठीक है, ओड नंबर कहते हैं। ये होती है दोस्तों 1, 3, 5, 7, जिसमें दोस्तों याद रखना 2 का भाग नहीं जाता। सिर्फ 2 की बात कर रहे हैं हम, जिसमें 2 का भाग जाता है वो सम संख्या, और जिसमें 2 का भाग नहीं जाता दोस्तों वो विषम संख्या होती है। यहाँ हमसे पूछा है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं, प्राइम नंबर, ठीक है। चलिए अब देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ रहा है। अभाज्य संख्या की कंडीशन क्या होती है कि हम अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है। जैसे हम कह रहे हैं कि यदि 2 का भाग जाता है तो सम, और 2 का भाग नहीं जाता तो विषम। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है दोस्तों, याद रखना, इसकी कंडीशन ये होती है कि उसी संख्या को छोड़कर, ठीक है, उसी संख्या को छोड़कर, मैं उसी लिख रहा हूँ, और 1 को छोड़कर, उसी संख्या को छोड़कर और 1 को छोड़कर किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। उदाहरण के लिए दोस्तों हम एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, 5। 5 में दोस्तों आप बताइए मुझे किस संख्या का भाग जा सकता है। 5 में या तो 1 का भाग जा सकता है या फिर 5 का भाग जा सकता है। लेकिन ये दोनों कंडीशन दोस्तों याद रखना क्या कह रही है कि उसी संख्या और 1 को छोड़कर उसमें किसी संख्या का भाग नहीं जाता, तो वो क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। तो याद रखना दोस्तों 3, 5, 7, 9 में 3 का भाग चला जाता है, ठीक है। इसके बाद 11, इसके बाद 13, 17, फिर 19। इनमें दोस्तों याद रखना किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। लेकिन हम भूल जाते हैं 2 को, क्योंकि 2 देखिए दोस्तों 2 में भी किसी संख्या का भाग नहीं जाता। क्यों, क्योंकि हमने बोले ना 2 में या तो 2 का भाग जा सकता है या 1 का भाग जा सकता है, ठीक है। लेकिन हमारी अभाज्य संख्या की कंडीशन क्या है कि उसी संख्या को छोड़कर और 1 को छोड़कर। तो 2 में दोस्तों किसी संख्या का भाग नहीं जाता, 2 और 1 को छोड़कर, इसलिए 2 भी क्या होती है दोस्तों, अभाज्य संख्या होती है, प्राइम नंबर होती है। याद रखना सबसे छोटी अभाज्य संख्या यदि पूछे तो आपको याद रखना 2, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 110 तथा 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्या हैं। पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया था MP फॉरेस्ट गार्ड में कि 100 तथा 120 के बीच में कितनी संयुक्त संख्याएं हैं। क्या है, संयुक्त संख्या पूछा था, कंपोजिट नंबर पूछा था, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों कंपोजिट नंबर क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में ध्यान दो, है ना। 110 तथा 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है ना। अब आप समझ गए कि अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें 1 को छोड़कर और उसी संख्या को छोड़कर किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, ठीक। तो देखिए 110 और 120 के बीच कितनी संख्या है। सबसे पहले मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मैं समझाने के बता रहा हूँ। देखो 111 हो गई, ठीक है, 112 हो गई, ठीक, 113 हो गई, फिर 114 हो गई, फिर 115 हो गई, ठीक है, ये 114 है ना, 115, 116, फिर 117, फिर 118 और 119, ठीक है। ये संख्याएं 110 और 120 के बीच में है, ठीक है, इतनी संख्याएं हैं ना। अब देखो 112, 114, 116 और 118, ठीक है। इनमें तो दोस्तों आपको दिख रहा है लास्ट में 2 है, 4 है, 6, 8 है, मतलब इसमें 2 का भाग चल जाएगा, तो ये अभाज्य संख्याएं नहीं हो सकती, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ऐसी संख्या जिनका योग 3 है, 1, 1, 1,
तीनों को हम इनके तीनों नंबर को जोड़ेंगे दोस्तों, 111 के एक 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 जोड़ेंगे आपस में 3 हो जाएगा, तो इसमें 3 का भाग चल जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों याद रखना और कोई संख्या है क्या इधर जिसका योग हमको 3 का योग में मिल रही है, तो देखिए 111 में 3 का भाग चल जाएगा। भाग देके देखते हैं, 3 एकम 3, 3 3 9, ठीक है, और 3 7 21, 3 से ये पूरी बार कट जाएगी, मतलब ये भी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं किसकी, 115 की। 115 के लास्ट में 5 है, तो ये तो 5 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद बात करता हूँ मैं दोस्तों, ये देखिए 119 जो लिखा है ना, 119 के नंबर को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 1 10 और 1 11। जिसके योग 11 आता है वो 11 से विभाजित होती है, आपका 11 से विभाजित नहीं होती, ये विभाजित होती है 7 से। किससे से विभाजित होती है, 7 से, देखिए, ठीक है। यहाँ देखिए दोस्तों 119 है, तो 119 7 से विभाजित होगी नहीं, 7 एकम 7 और 7 7 49, मतलब 17 बार विभाजित होगी, मतलब ये भी एक अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। अब बच रहा है आपके पास 117 और 113। तो 117 देखिए दोस्तों, इसको 3 से भाग देते हैं, क्योंकि 7 और 1 8 और 1 9, 9 योग आ रहा है 117 का, और ये 3 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 9 3 27, मतलब 117 भी डिवाइड हो गई। लेकिन 113 देखिए दोस्तों, 113 जो है ना किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती, आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। देखो इसकी एक कंडीशन होती है, 110 और 120 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है ना, तो 110 और 120 के बीच बोल रहा है, तो हम 120 का नंबर उठाते हैं, और 120 के आगे दोस्तों ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्गमूल इसके किनारे है, तो 121 सुनने का सर 11 का वर्गमूल होता है, 11 का वर्गमूल होता है। तो 11 से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 2 3 5 और 7। तो हम 2 3 5 7 इन्हीं संख्याओं का दोस्तों भाग देके इनमें देखते हैं, ठीक है, तो पता चल जाता है कि कौन सी संख्या अभाज्य है कि नहीं है। तो 113 में 2 का भाग तो जाएगा नहीं, 3 का भाग नहीं जाएगा, 5 का भाग बिल्कुल नहीं जाएगा, और 7 का भाग भी नहीं जाएगा, मतलब दोस्तों 113 क्या है, अभाज्य संख्या है। इसलिए आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। सिर्फ 110 और 120 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, एक ही अभाज्य संख्या है, और वो कौन सी है, 113। इसको बहुत लंबे समझाया मैंने, लेकिन इसके साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर सिखा दिए मैंने, है ना। अब पिछले बार क्वेश्चन आया था कंपोजिट नंबर से, क्या आया था, कंपोजिट नंबर पूछा था कि 100 और 120 के बीच में कितने कंपोजिट नंबर हैं। तो याद रखना दोस्तों, अगर यही क्वेश्चन आ जाता है कि 110 और 120 के बीच कितनी संयुक्त संख्या है या कंपोजिट नंबर है, तो हमें पता चल गया कि 110 और 120 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, और टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 संख्या दोस्तों टोटल है, जिसमें से एक अभाज्य संख्या है, तो 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 आएगा, और 8 ही दोस्तों क्या होंगी, संयुक्त संख्या होगी या कंपोजिट नंबर होंगे। ये कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का कह रहा है, ये बचपन का सवाल है आपका, है ना। 8 6 7 9 4 3, ठीक, 8,67,943 में 7 का स्थानीय मान कह रहा है, ठीक है, और जाति मान का अंतर कितना है। बचपन का सवाल है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ये संख्या लिखी हुई है 8 6 7 9 4 3, इसमें दोस्तों 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 7 यहाँ लिखा है ना, तो 7 के बाद जितनी संख्या लिखी उतने जीरो लगाते हैं, तो ये हो जाता है 7 का स्थानीय मान, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार में, इस प्रकार उसको कहते हैं स्थानीय मान, ठीक है। और जाति मान क्या होता है दोस्तों, याद रखना, जाति मान होता है उसी संख्या की वैल्यू जो उसकी जात है, मतलब 7 का जाति मान हो जाएगा सिर्फ 7, ठीक, 7 हो जाएगा। और दोनों का अंतर पूछा है, मतलब दोनों को घटाना है। 7000 में से 7 घटाऊंगा दोस्तों तो 6993 बच जाएंगे। आंसर नंबर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भी याद रखना दोस्तों, स्थानीय मान का मतलब क्या हो गया, जो संख्या जहां लिखी है और उसके बाद जितनी संख्या है उतने जीरो लगाना है हमको, और जाति मान मतलब दोस्तों वो है स्वयं संख्या होती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, है ना। आज दोस्तों पहला वीडियो है ना, 5 मिनट शुरू में हमने थोड़ा उसको समझने में बिता के दिए, तो थोड़ा वीडियो फास्ट ही बनाऊंगा, बेसिक सवाल करा रहा हूँ आज वीडियो, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 और शेषफल 20 प्राप्त होता है, भाजक ज्ञात करो। कुछ मत करो, एक चीज़ एक बार समझ लो, जीवन में याद रहेगा। मैंने बोला सर 25 में 3 का भाग दो आपको, ठीक, 25 में आप 3 का भाग दोगे तो कितने बार जाएगा बेटा, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 8 बार जाएगा सर, ये 24 जाएगा सर, ये आपका कटेगा सर, तो 1 बज गया। तो देखो भाई 3 का मैंने भाग दिया, क्या दिया, 3 का भाग दिया, कितने में दिया, 25 में, तो 3 यहाँ क्या हो गया, याद रखना 3 हमेशा हो जाएगा भाजक, जिसका भाग देते हैं वो भाजक कहलाता है, जिसमें भाग देते हैं 25 में भाग दिए हैं ये कहलाएगा, हमेशा याद रखना, भाज्य। क्या कहलाता है, भाज्य। और जो प्राप्त हुआ दोस्तों याद रखना 8 क्या हो जाएगा, यहाँ पर भागफल हो जाएगा, ठीक है। और 1 बचा क्या, ये आपका हो जाएगा शेषफल, ठीक है। याद रखना ये चीज़ें, जिसका भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं। देखिए भागफल और शेषफल तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे, आपको कन्फ्यूजन होता है भाजक और भाज्य में।
जिसका भाग देते हैं वो भाजक होता है, और जिसमें भाग देते हैं दोस्तों वो भाज्य होता है। 100 पॉइंट की पॉइंट आपको याद रखना है। क्लियर। चलिए, इसका एक संबंध होता है। अब देखिए दोस्तों, इसका संबंध कैसे बनता है। देखो, मैं अगर 25 में भाग दिया तो 25 बराबर कैसा लिखना चाहूँगा। देखो, 25 बराबर लिखूंगा 8 गुणित 3, ठीक है, 8 गुणित 3, और ये एक आया शेषफल तो +1 करूँगा, ठीक है। अब इसको बोर्ड मास के रूल से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। बोर्ड मास के रूल में पहले क्या करते हैं, BODMAS, पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर बाद में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 8 के 24 और 25 हो जाएगा। मतलब दोस्तों 25 बराबर क्या आ रहा है, 25 आ रहा है। लेकिन इसको गणित की भाषा में कैसे लिखेंगे, 25 किया था भाई, 25 भाज्य था, तो यहाँ भाज्य लिख दूंगा मैं। भाज्य बराबर 8 क्या है बेटा, 8 मैंने यहाँ पर भागफल पाया है, ठीक है। यहाँ पर 8 क्या पाया है बेटा, भागफल पाया है, ठीक है। और 3 क्या है, ये भाजक है। तो यहाँ पर दोस्तों भाजक और भागफल का गुणा हुआ है। किसका गुणा हुआ है, भाजक और भागफल का गुणा हुआ है, प्लस क्या हुआ है, ये एक क्या है, शेषफल। ये आपका फार्मूला बन जाता है। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आपको याद रखना है। ये फार्मूला आपको याद हो जाता है तो बचा क्या सवाल में, देखो 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11, शेषफल 20, भाजक ज्ञात करना है। मुझे भाजक निकालना है। मैं यहाँ पर पूरा वैल्यू पुट अप करता हूँ। भाज्य मतलब दोस्तों जिसमें भाग दे रहे हैं, मतलब 1043 लिख दिया, ठीक है। भाजक मुझे ज्ञात करना है तो मैंने भाजक का भाजक लिख दिया। गुणित भागफल कितना है बेटा, भागफल 11 बोल रहा है, 12 लिख दिया, प्लस शेषफल कितना बोल रहा है, 20 लिख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो सबसे पहले ये प्लस में लिखा है ना, तो इसको मैं इधर माइनस में ले आता हूँ, है ना। इसको क्या करता हूँ, माइनस में ले आता हूँ, तो 1043 माइनस 20 हो जाएगा, ठीक है। और भाजक निकालना मुझे, तो भाजक इधर ही रहने दूंगा, बटे 11 इधर ले आऊँगा, गुणा में इधर, इधर कितना जाएगा, भाग में जाएगा। 1043 में से 20 जाएंगे तो 43 में से 20 गए 23, मतलब 1023 बटे 11 हो जाएगा। भाग दूंगा 11 का, 11 नम्बे 99 बच जाएगा 3, और फिर 3 11 3 33, मतलब दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 93 इसका आंसर होगा, ठीक है। 93 क्या हो जाएगा दोस्तों, भाजक हो जाएगा। कितना आसान सा सवाल था। याद रखना, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, जीवन भर नहीं भूलोगे। अगर आप भूल भी जाओ ना ये सब की क्या होता है, तो एक छोटा सा उदाहरण याद रखना और ये आपका संबंध बना के आपका कर लेना, तुरंत याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है 938 गुणित 845 गुणित 344 गुणित 212 में इकाई का अंक कितना होगा। जब भी आपको बेटा इस प्रकार की संख्याएं देखने को मिले, कोई भी संख्या मिल जाए जमाने की, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, सबके इकाई के अंक उठाना है, ठीक है। क्या करना है, सबकी इकाई के अंक उठाना है। 938 का इकाई का अंक 8, 845 का इकाई का अंक 5, 384 का इकाई का अंक 4 और 212 का इकाई का अंक 2। इनको गुणा करेंगे तो बेटा 8 पंचे 40 और 4 दूनी 8, मतलब 40 गुणित 8 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 320, लेकिन इकाई का अंक क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका आंसर भी हो जाएगा 0। अगर मान के चलो दोस्तों 254 ले लेता हूँ, 254 गुणित 648 गुणित 743, ठीक है। इस प्रकार का कोई भी नंबर लिखा रहा है, ठीक है, तो आपको इकाई के सभी अंक उठाना है, ठीक है। जैसे मान चलो 254 का 4 उठाया, 648 का 8 उठाया और 743 का 3 उठाया। इनको आपस में गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 3 24 और 24 चौके कितना होगा 96, मतलब इकाई का अंक 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों जब भी गुणा वाली संख्या आए, ठीक है, जब भी इस प्रकार की गुणा वाली संख्या आएगी तो आपको सबके इकाई का अंक उठाना है, आपस में गुणा करना है। जो गुणनफल आएगा दोस्तों उसका इकाई का अंक ही आंसर होगा। चलिए इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों एग्जाम में जो आता है वो इस प्रकार का आता है, ठीक है। देखिए 1570 की घात 67 में इकाई का अंक कितना होगा। देखो भाई इस प्रकार के सवाल जब भी आएंगे ना तो आपके दिमाग में 2 बातें याद रखना है। देखिए जो घातांकी संख्या लिखी हुई है ना, ठीक है, आधार पे उसको देखना। सबको पहले मैंने देखा 1570 में दोस्तों इकाई का अंक 0 है। जब भी दोस्तों याद रखना जो आधार की संख्या होती है उसमें इकाई का अंक अगर 0 हो जाए, ठीक है, इसके अलावा दोस्तों 1 हो जाए, 5 हो जाए तो 6 हो जाए, तो याद रखना दोस्तों उसका इकाई का अंक भी हमेशा वही संख्या होगी, चाहे घात कितनी भी लगी रहे। 1570 में इकाई का अंक 0 है, ठीक है, और घात 67 है, तो याद रखना दोस्तों इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, हमेशा दोस्तों वही इकाई का अंक होगा। 1570 की घात 67 में भी इकाई का अंक कितना हो जाएगा, यहाँ इकाई का अंक 0 है तो इसका आंसर भी 0 हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 है ना, इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, है ना, ये वाला। 4137 की घात 132 में इकाई का अंक कितना होगा। अब देखो अगर आपको आधार संख्या जो है दोस्तों घातांकी संख्या, ठीक है, उसके आधार में दोस्तों अगर आपको इकाई का अंक क्या मिले, 2 मिले, ठीक है, 3 मिले, ठीक, 4 मिले, 7 मिले, 8 मिले और 9 मिले। अभी हमने क्या क्या छोड़े थे, 0 1
5 6, अगर ये मिलते हैं तो इकाई का अंक ये हो जाता है। लेकिन 2 3 4 7 8 में कुछ भी मिले दोस्तों तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले ऐसा सवाल लिखना है 4137 की घात 132, ऐसा लिख लेंगे। अब इस संख्या को भूल जाओ, इस संख्या घात को उठा के लाओ। आप क्या करो, घात को उठा लो, 132 लिखा है ना, सबसे पहली कंडीशन में से एक घटा दो, 132 में से एक गए तो 131, पहले एक घटाना है, ये जीवन भर याद रखना। सबसे पहले घात उठाओ, घात में से एक घटाओ, कितना हो गया 131 बटे 4 दो, ठीक है। क्या करेंगे, बटे 4 देंगे, ठीक है, बटे 4 देंगे, ठीक है। इसके बाद बटे 4 देंगे, काटेंगे, 4 एकम 4, 4 तीया 12, ठीक है, बच गया 1 1, 4 दूनी 8, शेषफल कितना बच गया दोस्तों यहाँ पर 3, शेषफल कितना बच रहा 3, इस भागफल से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब इस शेषफल में जो आया दोस्तों, इसमें हम क्या करेंगे, +1 करेंगे, क्या करेंगे, +1 करेंगे, तो 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया, 4। अब इस 4 को दोस्तों अब हमें क्या करना है, इस घातांकी संख्या के जो इकाई का अंक है 4137 में इकाई का अंक कितना है 7 है, तो इस 7 को उठाना है और इसकी घात मुझे दोस्तों इस 4 को बनाना है, ठीक है। तो 7 की घात 4 कितना हो जाएगा, 7 × 7 × 7 × 7 मतलब 49 × 49, और 49 × 49 भी करोगे दोस्तों आपको क्या आएगा, इकाई का अंक 9 9 81, मतलब 1 आएगा दोस्तों आखिरी में, इकाई का अंक ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। देखो याद रखना, मैंने सबसे पहले क्या किया, माइनस किया क्या 1, फिर क्या किया, भागित किया 4, फिर क्या किया, प्लस किया, कितना प्लस कर दिया 1। तो आपको माइनस भागित प्लस ये चीज़ें याद रखना है, ठीक। पहले 1 घटाना है, फिर 4 का भाग देना है, फिर जो शेषफल आएगा उसमें 1 जोड़ देना है, फिर उसको क्या करना है, जो आधार संख्या है दोस्तों उसकी इकाई का अंक की घात बनाना है, गुणा करना है, और उसका जो इकाई का अंक आएगा उसका वो इकाई का अंक कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 है, 120 तथा 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। देखो बहुत आसान सवाल है, ठीक। 120 और 300 पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है आपको पता है ना। देखो पूर्ण वर्ग संख्या होती है 4, ठीक है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 है ना, फिर 4 का वर्ग 16, फिर 5 का वर्ग 25, ठीक। लेकिन यहाँ 120 और 300 के बीच बोल रहा है, तो 120 और 300 के बीच, देखो 120 के ऊपर सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, जो पूर्ण वर्ग है 121 होगी, है ना। और 300 के बीच कितनी हो जाएगी दोस्तों, 300 मतलब 300 के ऊपर जाएंगे हम, है ना, 300 के ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, देखो 17 का वर्ग, देखो 20 का वर्ग होता है 400, 20 का वर्ग होता है 400, 20 का वर्गमूल वर्ग याद आपको याद होना चाहिए, 20 का 400 होता है, ठीक है। 19 का 381 होता है, ठीक है, 19 का कितना होता है 381, और आपका 16 का कितना होता है आपको पता है, 16 का होता है, देखो 16 छक्के 96 के 86 9, 16 कम 16 और 9 कितना हो गया 25, 256 होता है, मतलब दोस्तों 300 छोटा है ना। फिर 17 का देखेंगे, 17 का भी छोटा आएगा, 18 का देखेंगे, 18 का 324 आएगा, 18 गुणित 18 करेंगे, देखिए कितना आता है, 18 अट्ठे कितना होता है 144 की 4 हासिल का 14, 18 कम 18 और 14 32, 324, मतलब दोस्तों 324, मतलब ये हो गया 324 से छोटी संख्या है, ठीक है। तो क्योंकि मुझे पता है ना, क्योंकि 324 से छोटी संख्या तो होगी, 17 का वर्गमूल होगा 289, ठीक है। तो देखो 121 से स्टार्ट होंगी 289 तक जाएंगी, मतलब 11 का वर्ग है 121, फिर 12 का आएगा, 13 का आएगा, 14 का आएगा, 15 का आएगा, 16 का आएगा और 17 का आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब दोस्तों 7 संख्याएं क्या होंगी, पूर्ण वर्ग संख्या होंगी 120 और 300 के बीच। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको कम से कम 20 तक के वर्ग याद होना चाहिए, और याद नहीं होंगे तो याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है मेरे भाई, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरी चल रही हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 35 है, पैरों की कुल संख्या 90 है, तो तोतों की संख्या ज्ञात करो। इस क्वेश्चन को समझने से पहले याद रखना, दुनिया का कोई भी प्राणी हो, ठीक है, चाहे वो इंसान क्यों ना हो और जानवर क्यों ना हो, चाहे पक्षी ना हो दोस्तों, सभी का सर कितना होता है, हेड कितना होता है, एक होता है। लेकिन टांग मतलब क्या होता है पता ना आपको, पैर हमेशा याद रखना दोस्तों अलग अलग होते हैं। इंसान के 2 होते हैं, बकरी के 4 होते हैं, तोता के 2 होते हैं, भेड़ के भी 4 होते हैं। ये सब चीज़ें पता होना चाहिए, नहीं तो आपको ये पता नहीं है कि गाय के कितने पैर होते हैं, ठीक है। ये भी आपको एक चीज़ कॉमन सेंस रहना चाहिए, नहीं पता चला आप भेड़ के 2 पैर बना रहे हो, तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए भाई, है ना। चलिए याद रखना, सर हमेशा एक रहेगा, टांग अलग अलग हो सकती हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो ठीक है, बड़ा कॉमन सा सवाल आता है। कुछ मत करो, क्या बोला है, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, एक तरफ तोता लिख दो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों पेड़ के नीचे बकरी चल रही है, बकरी लिख दो, ठीक है। आप क्या कर रहा है, उनके सिरों की कुल संख्या 35 है। मैंने मान के चला दोस्तों तोतों की संख्या है x और बकरी की संख्या है y, ठीक। तो जितने तोता होंगे और जितनी बकरी होंगी, तो याद रखना दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है उनके सिरों की कुल संख्या कितनी है, 35 है। तो सिरों की कुल संख्या 35 है, मतलब जितने तोता होंगे और जितने बकरी होंगी, टोटल सिरों की संख्या 35 ही होगी। मतलब दोस्तों x + y बराबर क्या हो जाएगा,
35 हो जाएगा। हो गया। इसके बाद दोस्तों वो बोल रहा है पैरों की कुल संख्या 90 होगी। अब पैरों की संख्या कैसे 90 होगी, तो देखो भाई पैरों की कुल संख्या 90 कैसे होगी, तोता है एक तोता के कितने पैर होते हैं, 2, ठीक है। तो तोता के टोटल पैर कितने हो जाएंगे, तोता की संख्या है x है, तो तोता के पैर कितने, अगर मान के चलो 10 आदमी हैं तो मैं कहूँगा कि कितने पैर हैं उसके, तो आप कहोगे सर 20 पैर होंगे टोटल। तो कैसा करोगे, 10 आदमी, एक आदमी के 2 पैर, तो 2 का गुणा करके 20 लाओगे ना। इसी प्रकार से दोस्तों तोता x है, एक तोता के होते हैं 2 पैर, ठीक है, तो 2x पैर हो जाएंगे तोता के। और आपके क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है तोता के अलावा क्या कह रहा है, और बकरी, ठीक है। तो बकरी के पैर भी कितने हो जाएंगे, बकरी के पैर हो जाएंगे आपके दोस्तों, बकरी कितनी है टोटल, बाय, बकरी बाय है, और एक बकरी कितने पैर होते हैं, 4, तो 4 का गुणा बाय में करूंगा तो मुझे दोनों के पैरों की संख्या कितनी बोल रहा है, वो 90 बोल रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन बन गई। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 इसको बोल दो और 2 इसको बोल दो, चाहे तो आप विलोपन विधि से करो, ठीक है। तो विलोपन विधि से मैं इसमें 2 का गुणा कर देता हूँ पूरी क्वेश्चन में, ऊपर वाली में, ठीक है। तो 2x प्लस 2y बराबर हो जाएगा दोस्तों 35 दूनी 70। इसको काट दूंगा तो देखिए काटूंगा तो ये कट जाएगा, 4y में 2y गए, 2y बराबर 90 में 70 गए तो 20, काटूंगा तो 2 धाम 20, y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, y की वैल्यू आ गई 10। लेकिन निकालना क्या मुझे, तोतों की संख्या मतलब x निकालना है, तो x प्लस y बराबर 35 है, क्या है, x प्लस y बराबर 35 है, y की वैल्यू आई 10, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, टोटल 25 तोते हैं, ठीक है। चलिए एक सवाल और कराता हूँ, ठीक, आपको समझ में जाएगा, है ना। कुछ गड़रिया भेड़ चरा रहे हैं, ठीक, गड़रिया मतलब समझ है ना, भेड़ चराने वाले को गड़रिया कहते हैं। भेड़ चरा रहे हैं, यदि जमीन पर कुल 230 पैर और सिरों की कुल संख्या 60 है। मान के चलो दोस्तों गड़रिया भेड़ चरा रहे हैं, गड़रिया एक साइड लिख दो, ठीक है, और भेड़ एक साइड लिख दो, ठीक है। गड़रिया x है, भेड़ y है, ठीक है। सिरों की कुल संख्या 60 बोल रहे हैं, मतलब दोस्तों x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। ये चीज़ आपको पहले याद रखना है ना। इसके बाद सिरों की कुल संख्या 60 है, जमीन पर कुल पैर 230 हैं, गड़रिया के 2 पैर होते हैं तो 2x हो जाएगा, ठीक है। भेड़ के 4 पैर होते हैं तो 4y बराबर कितना हो जाएगा 230 टोटल पैर हो गया। इसको भी विलोपन विधि से सॉल्व कर लो, इसमें 2 का गुणा कर दो, 2x प्लस 2y बराबर 60 दूनी 120। विलोपन विधि आती है कि नहीं आती है, यदि नहीं आती होगी बता देना, अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसको हटाएंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, काटूंगा तो ये कट गया, 4y में 2y गए 2y, 230 में से 120 गए कितने बच जाएंगे, ये बच जाएगा 110, y बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 55। अब ये काटना सब आपको आना चाहिए, फास्ट कैलकुलेशन, है ना। y बराबर क्या हो जाएगा 55 आ जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भेड़ों की कुल संख्या, भेड़ों की संख्या बाय माना हूँ तो बाय की वैल्यू 55 आई, मतलब 55 हो जाएगा। अगर गड़रिया की संख्या बोलता दोस्तों तो x प्लस बाय बराबर 60 है, तो x की वैल्यू यहाँ से 5 आ जाती, 5 गड़रिया और 55 भेड़ है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपने वेतन का, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बड़े आराम से देखना भाई, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत छोटा सा सवाल है। ये इतना बड़ा सवाल है कि मेरी स्क्रीन में नहीं समा रहा है, लेकिन इसको मैं छोटे संख्या में कर दूंगा। एक व्यक्ति अपने वेतन का 2/5 भाग किराए में, शेष का 3/10 भाग खाने पर तथा शेष का 1/8 भाग यात्रा पर खर्च करता है, उसके बाद 1470 रुपये बचाता है, वह खाने पर कितना खर्च करता है। आपको कुछ नहीं करना है, मान के चलो दोस्तों आपके पास टोटल 400 रुपया है, क्या है 400 रुपया है। मैंने कहा कि आपने उसका 1/4 भाग क्या कर दिए, उसका 1/4 भाग दोस्तों आपने खाने पर खर्च कर दिए। तो 400 को 1/4 कितना होगा आपको पता है, आप बता दोगे 400 को 1/4 दोस्तों 400 गुणित 1/4 मतलब 100 होगा। कुल मिला के दोस्तों आप कहोगे कि 4 में से 1 भाग होगा मतलब 100 होगा। तो मतलब आपको बच रहे पास कितने बच रहे हैं, 400 थे, 100 खर्च किए तो 300 बच रहे हैं। तो 300 मतलब क्या होता है, देखो 300 मतलब हो जाएगा दोस्तों 400 का क्या हो जाएगा, 400 का 3/4। देखो 4 भाग थे, एक आपने खर्च किया तो मतलब 4 में से 3 भाग बच गए, तो मतलब दोस्तों ये बचत हो जाएगी। इसको काटूंगा तो 4 से 100 300 आंसर आएगा। मतलब दोस्तों कुल मिला के ये कहने का है मतलब ये मेरा कि अगर 400 रुपया है, 1/4 खर्च कर रहे हो, मतलब 4 में से 1 खर्च कर रहे हो तो 3/4 मतलब 4 में से 3 बच रहे हैं। ये बात आपको धीरे धीरे अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत ही छोटी मेथड में 1 मिनट में सॉल्व कर लेंगे, है ना। चलो देखो क्या करना है, एक व्यक्ति अपने वेतन का, उसका वेतन मान के चलो दोस्तों 100 रुपया है, ठीक है। एक्स वाली मेथड से आप सॉल्व करोगे बहुत लंबा सवाल खींचेगा, मैंने इसको शॉर्ट वीडियो में भी सुबह दिया था ना। तो वेतन का 2/5 भाग किराए में खर्च करता है, भैया 2/5 भाग वो मकान किराए में खर्च कर रहा है, कितना 2/5 मतलब 5 में से 2 भाग क्या कर रहा है वो खर्च कर रहा है, तो बचा कितने रहा है, बचा रहा है 3 भाग, 3 भाग बचा रहा है 5 में से, है ना, बचत हो गई। अब इतनी बचत के बाद उसका कह रहा है शेष का 3/10 भाग खाने पर, मतलब दोस्तों इसका क्या कर रहा है 3/10 भाग खाने पर कर रहा है, मतलब दोस्तों बचा कितना रहा है
3 देखो 10 में से 3 खर्च कर रहा है तो 7 बचेगा, 7/10 हो जाएगा, ठीक है, गुणित इसके बाद शेष का 1/8 भाग यात्रा पर, मतलब दोस्तों 8 में से 1 भाग यात्रा पर खर्च कर रहा है तो 7/8 वो बचा रहा है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों कह रहा है उसके बाद 1470 बच रहे हैं, मतलब लास्ट में दोस्तों ये वैल्यू किसके बराबर है, 1470 के बराबर है। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँगा तो x बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, x गुणित पहले गुणा करते हैं 7 7 49, 49 गुणित 3 दोस्तों कितना हो जाएगा, 50 150 और 3 माइनस कर दूंगा तो 147, ठीक, 147 हो जाएगा, बटे 10 का गुणा 5 में करूँगा तो 50, 50 गुणा 8 में करूँगा तो 400, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 1470। अब देखिए 147 दिख रहा है, ये 1470 कट जाएगा, ये 10 बार कट जाएगा, ठीक है। अब यह इसका 13 गुणा कर दूंगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 4000 हो जाएगी। क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, 4000 हो जाएगी। मतलब दोस्तों उसका वेतन कितना है, 4000 रुपये है। मुझसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वह खाने पर कितना खर्च करता है। देखो खाने पर खर्च कर रहा है 3/10, मतलब यहाँ पर 7/10 भाग तक जा रहा है वो, है ना। मतलब दोस्तों उसके पास पहले कितने रुपए थे, x गुणित 3/5 बचे हुए थे, x गुणित 3/5 बचे हुए थे। उसके बाद खाने पर कितना खर्च कर रहा है वो, खाने पर, सॉरी दोस्तों लाइट चली गई है, दोस्तों लाइट चली गई है। और यही समस्या के कारण क्या होता है, मैं आपको रेगुलर वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है संपूर्ण मध्य प्रदेश का पूरा मौसम खराब चल रहा है। चलिए वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ जब तक लाइट नहीं आती है, फिर उसके बाद आगे की रिकॉर्डिंग कर लूँगा। तो चलिए दोस्तों लाइट आ चुकी है ना। तो मैंने आपको दोस्तों x की वैल्यू 4000 निकालना बता दिया था कि कैसे x की वैल्यू 4000 आई है ना, मतलब उसका वेतन आ गया। अब इसके बाद दोस्तों x गुणित 3/5, देखो जब तक वो दोस्तों कहाँ पहुँच रहा था, खाने पर पहुँच रहा था, वो x गुणित 3/5 यहाँ तक बचाया था। तो x गुणित 3/5 का कितना कर रहा है, 3/10 भाग खाने पर खर्च कर रहा है, तो इसका 3/10 भाग खाने पर खर्च कर रहा है। तो x की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास, 4000, 4000 गुणित 3/5 गुणित 3/10, ठीक, काटूंगा तो ये हो जाएगा 50, ठीक है, 1 0 से 1 0 काट दिया, 5 8 40, ठीक है, ये 4000 है ना। तो ये 80 गुणित ये हो जाएगा 3 3 9, 80 गुणित 9 हो जाएगा दोस्तों 720, ठीक। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे दोस्तों वो एक्स वाली मेथड बनती होगी तो आप करके देखना, पूरा पन्ना भर जाएगा, ठीक है, लेकिन आप इतने जल्दी इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक, और कैलकुलेशन मिस्टेक होने की गलती उसमें ज़्यादा रहेगी। इससे बेटर है कि आप ये वाला एक बार मेथड सीख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, 1 सही 1/2 धन 11 सही 1/2 धन 111 सही 1/2 धन 1111 सही 1/2। इस क्वेश्चन को मैं पहले एक बार करा चुका हूँ, लेकिन आज फिर कराना चाहूँगा। देखो 1 सही 1/2 लिखा ना, इसका कतई मतलब ये मत सोचना कि 1 गुणित 1/2 होता है, ऐसा सोचोगे तो आप गलत सोच रहे हो, है ना। इसका मतलब दोस्तों याद रखना, 1 सही 1/2 का मतलब हमेशा 1 + 1/2 होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कैसे, 1 सही 1/2 लिखा है तो 2 एकम 2 और 1 3/2 होता है, ठीक है, और 1 गुणित 1/2 कर रहा हूँ तो ये 1/2 रहेगा, है ना, मतलब ये गलत है। तो इसको करेंगे 2 एकम 2 और 1 3/2, ऐसा होता है, ठीक है। मतलब दोस्तों 1 सही 1/2 लिखा है, इसमें बीच में प्लस होता है, ये बात को आपको ध्यान रखना है ना। चलिए अब सवाल देखते हैं। 1 सही 1/2 लिखा मतलब 1 धन 1/2, 11 सही 1/2 लिखा मतलब 11 धन 1/2, ठीक है, 111 सही 1/2 लिखा मतलब 111 धन 1/2, ठीक है। आप समझने में ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझ में ध्यान दे दो, ठीक है, आप राइटिंग की टेंशन मत लेना। 111 मतलब 1111 प्लस 1/2। अब यहाँ से क्या करूँगा मैं, देखिए 1/2 1/2 1/2 1/2 4 बार लिखा है, चारों को जोड़ूंगा दोस्तों कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस 1 धन 11 धन 111 धन 1111, इनको जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 2 + 1 2 3 4, इसमें जोड़ूंगा 1234 में 2 तो ये हो जाएगा 1236। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक। ये क्वेश्चन पहले करा चुका हूँ मैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन भी करा चुका हूँ, लेकिन इस चैनल में वीडियो नहीं डाला था, है ना। तो 1/2 धन 1/2 धन 1/, इस प्रकार का सवाल आता है। तो सबसे पहले इसको उड़ाते हैं, इसको उड़ाएंगे तो देखो यहीं उड़ाना सीखो, है ना। 2 दूनी 4, 4 में से 1 गए 3, 3/2 हो गया। ये 3/2 नीचे है, ये 1/, के नीचे है, देखो 1/3/2 है, इसका मतलब दोस्तों ये ऊपर जाके क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, 2/3 हो जाता है, ठीक है। तो ये 3/2 ऊपर जाके यहाँ 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 धन 2/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करूंगा तो 3 दूनी 6 और 2 8, 8/3 यहाँ पर आ जाएगा, कहाँ पर
इसकी पूरी की जगह में आ गया 8/3। अब यहाँ ऊपर जाके ही ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। मतलब दोस्तों 2 धन 3/8 हो जाएगा। 8 दूनी 16 और 3 कितना होता है 19/8 हो जाएगा। ठीक है, मतलब दोस्तों 1/19/8 हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो 8/19 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी बड़ा आसान सवाल है, लेकिन बहुत पूछा जाता है ये वाला सवाल, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहे हैं, साधारण भिन्न में बदलो। 0 दशमलव दोस्तों ये लिखा है 0.18 और 8 के ऊपर लगा है आड़ा डंडा। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों 8 के ऊपर आड़ा डंडा लगा है, मतलब दोस्तों इसका मतलब ये है, जैसे मान के चलो दोस्तों मैं लिखता हूँ 1/3। ठीक, 1 में 3 का भाग दूंगा क्या आएगा 3 शून्य शून्य दशमलव, फिर यहाँ 0 हो जाएगा 3 3 3, इस प्रकार से चलता रहेगा। मतलब दोस्तों 3 का रिपीट हो रहा है तो इसको लिख सकते हैं 0.3 और 3 के ऊपर डंडा लगा देते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं दोस्तों, मैं अभी आपकी इसको जो मतलब इसको क्या कहते हैं, शांत दशमलव, अशांत दशमलव, ये सब चीज़ बताऊंगा। ये अशांत दशमलव है। ठीक है, मतलब जो शांत नहीं होता है ना। चलिए, तो याद रखना दोस्तों 0.18 को हमको साधारण भिन्न में बदलना है। कुल मिला के दोस्तों 0.3333 इस प्रकार से लिखा है। तो मैंने 0.3 की रिपीटेशन बार बार हो रहा है, तो 3 के ऊपर डंडा लगा दिया। तो इस प्रकार को दोस्तों मुझे क्या करना है 1/3 के फॉर्मेट में लाना है। ठीक है, तो 0.18 को फॉर्मेट में लाना है तो क्या करूँगा, कुछ भी मत करना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना। सबसे पहले दोस्तों जो संख्या लिखी है उसको लिखो। ठीक, क्या लिखना है आपको 18 लिखना है, 18 लिख दिए। माइनस क्या करेंगे दोस्तों, याद रखना यहाँ पर 1 के ऊपर डंडा नहीं लगा है। ठीक है, तो 1 को उसमें माइनस करेंगे। जितने के ऊपर डंडा नहीं लगा है दोस्तों उसको, जितने के ऊपर डंडा नहीं लगा है उसको माइनस करते हैं। तो देखिए 18 लिख दिया पहले मैंने, और 1 के ऊपर डंडा नहीं लिखा था तो मैंने 1 लिख दिया। बटे क्या करूँगा, अब क्या करना है, जितने के ऊपर डंडा लगा है उतनी बार 9 लिखना है, तो 9 लिख दिया। और जितने के ऊपर डंडा नहीं लगा है उतने बार 0 लिखना है। क्लियर, तो ये हो गया 18 - 1 मतलब 17/90। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये सवाल समझ में आ गया होगा। एक और करेंगे, 2 सवाल और करेंगे। ठीक है, चलिए सवाल लिखते हैं दोस्तों। सवाल 15 नंबर सवाल लिखना ही भूल गया मैं यहाँ पर, है ना। चलो मैं इसको लिख लेता हूँ दोस्तों। सवाल नंबर 15 मान के चलो क्या लिखता हूँ 0.576। ठीक, इस प्रकार से कोई संख्या लिखी मान के चलो, है ना। सवाल लिखना भूल गया था 15 नंबर, तो मैं इसको करके बताता हूँ ना। और 6 के ऊपर डंडा लगा मान के चलो, फिर क्या करोगे, इसमें रूल याद रखना है। 0.576 लिखा है ना, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, मैंने बोला था कि जितनी संख्या लिखी उसको लिखो, तो 576 लिख दो। फिर माइनस क्या करोगे, जितने के ऊपर डंडा नहीं लगा है तो मतलब 5 7 मतलब 57 माइनस करोगे। बटे फिर जितने के ऊपर डंडा लगा है उतने 9 लिखोगे। 6 के ऊपर डंडा लिखा है मतलब एक संख्या के ऊपर डंडा लगा है तो उसको लिख दोगे 9, एक ही बार 9 लिखोगे। और जितनी संख्या के ऊपर डंडा नहीं लिखा है उतने 0 लिखोगे। 576 में 57 घटाओगे तो कितना बच जाएगा, 576 में 57, 19 3 57, 19 चौके 76, मतलब दोस्तों ये बच जाएगा आपका 519। 519/900 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये उसकी साधारण भिन्न हो जाएगी। ठीक, चलिए एक और सवाल देखते हैं। 16 नंबर ये सवाल लिखा है 0.576। अरे वही सवाल तो लिखा है यार, मैं इधर 15 नंबर सवाल लिखना भूल गया मतलब, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। चलो यहाँ सवाल लिखना भूल गया, लेकिन एक और सवाल करते हैं थोड़ा दूसरे पैटर्न का। मैं संख्या ले लेता हूँ कुछ भी, मान के चलो 0.1254 और ये 2 संख्या के ऊपर डंडा लगा है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, सबसे पहले हमको वही संख्या लिखना है 1254 लिखना है। ठीक है, फिर क्या घटाएंगे, जितने के ऊपर डंडा नहीं लगा 12 के ऊपर लिख दिया। फिर जितने के ऊपर डंडा लगा है उतने बार 9। ठीक है, 2 9। फिर जितने को डंडा नहीं लगा उतने बार 0। ये हो गया। 1254 में से 12 गए तो कितना बच जाएगा दोस्तों, बताइए मुझे। 1254 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 1254 में से 12 गए तो बच जाएगा 42, मतलब 1242/99 और 00। इसको काट पीट के आप आंसर लाओगे तो आंसर कितना आएगा कमेंट करके बता देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 का कह रहा है सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करो। देखो MP फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में 2017 में हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए थे, बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न से, लेकिन यहाँ मैंने छोटे छोटे ऑप्शन लिए हूँ। ठीक है, आगे आने वाली वीडियो में बड़े ऑप्शन करूँगा। इसकी आपको एक ही विधि याद रखना है, जो हम कहते हैं ना दोस्तों ब्रह्मास्त्र। ठीक है, ब्रह्मास्त्र या अस्त्र हमको रखना है इसका। इसके बहुत सारे रूल होते हैं, बहुत सारे भाग से भी याद कर सकते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करने की एक विधि है दोस्तों ब्रह्मास्त्र। ठीक है, उस विधि को बता रहा हूँ। कोई भी सवाल आ जाए आप उसको कर लोगे, है ना। आरोही आए अवरोही आए, चाहे बड़ा भिन्न ज्ञात करने को बोले चाहे छोटा भिन्न ज्ञात करने को बोले, इस विधि को सीख लो। आपको यही ब्रह्मास्त्र बना के रखना है। ठीक, सब भूल जाओ कि कितना अंतराल है, ये सब चीज़ें अभी आपके पास उतना समय नहीं है ना। तो 2/7, 3/8, 5/11, 9/16। सबसे पहले चारों संख्या को लिख लो, 2/7, 3/8, 5/11, 9/16। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, मुझे बड़ी भिन्न निकालना है ना।
मैं क्या करूँगा, ये दोनों संख्या उठाऊंगा, ठीक है, यहीं उठा लेता हूँ सबसे पहले। तो मैं 2/7 और 3/8 को उठाया मैंने, इनका करूँगा मैं तिर्यक गुणा। क्या करूँगा, 8 का गुणा 2 में करूँगा तो 16, 7 का गुणा 3 में करूँगा तो 21। मतलब दोस्तों बड़ी संख्या क्या आ रही है, 21। मतलब 2/7 से 3/8 बड़ा है। मुझे पता चल गया कि 3/8 बड़ा है, मुझे बड़ा ही याद करना है। अब मुझे ये देखना है कि 3/8 से कहीं 5/11 तो बड़ा नहीं है, तो 5/11 की तुलना से करूँगा तो 11 3 33, ठीक है, और 8 5 40। मतलब दोस्तों 5/11 इससे बड़ा है। अब 5/11 दोस्तों याद रखना 9/16 से तो बड़ा नहीं है, तो 9/16 के साथ गुणा करूँगा, 16 5 80 और 11 9 99। मतलब दोस्तों 9/16 भी इससे बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलो एक सवाल और देखते हैं इसी मेथड का। अब यहाँ छोटी भिन्न याद करने के लिए बोल रहा हूँ, है ना। मैंने बोला सबसे पहले इनको लिखो, 7/9 लिख लो, 11/13 लिख लो, 16/19 लिख लो, 21/25 लिख लो, है ना। इन दोनों को गुणा करके देखो, 13 7 91 और 11 9 99। अब मुझे निकालना है छोटी भिन्न, तो मैं छोटे वाले को लेकर चलूंगा। मतलब दोस्तों 11/13, 7/9, इन दोनों में छोटा क्या है, 7/9 छोटा है, तो 7/9 को यहाँ लिख लूँगा। अब देखना मुझे कि 7/9 से छोटा कहीं 16/19 तो नहीं है, 16/19 लिखूंगा। 19 गुणित 7 करूँगा कितना हो जा, 19 गुणित 7 बताओ कितना हो रहा है, 7 9 63 की 3 हासिल का 6, 7 एकम 6, 7 और 6 13, ठीक, 133। दोस्तों मुझे भी पढ़ा याद नहीं है, ठीक, सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको, है ना, लेकिन मेरा काम ऐसे चल रहा है, मैं कर लेता हूँ सब, है ना, मैनेज। 133 और 9 का गुणा 16 में करूँगा तो 16 9 में कितना होता है, 16 9 में हो जाएगा दोस्तों 16 धाम 160, और 160 में मैं 16 घटाऊंगा कितना हो जाएगा, 144। इस प्रकार से मैं अपना काम चला लेता हूँ। 133 और 144। मतलब दोस्तों 7/9 छोटी है 16/19 से। अब मुझे 7/9 को फिर चेक करना है कि कहीं ये 21/25 से तो छोटी नहीं है, ठीक। तो 25 7 175 होता है, 25 का भाड़ा याद है मुझे, है ना। चलिए 21 गुणित 9 करूँगा तो कितना हो जाएगा, 20 गुणित 9 करेंगे 180, और एक बार और जोड़ दूँगा 189, ये हो जाएगा। मतलब दोस्तों 175 छोटा है, मतलब 7/9 ही सबसे छोटी संख्या होगी, ठीक। इस प्रकार से कंपैरिजन करके आपको सवाल सॉल्व करना है। एक और सवाल देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, 19वां नंबर सवाल है। बहुत आसान सवाल है, कभी कभी आ जाते हैं, है ना। अंडर रूट के अंदर x/144 बराबर 5/12 हो, ठीक। इसको कुछ मत करो, x/144 लिखो, ठीक है, 5/12 लिखो। देखो अगर दोस्तों करड़ी 2 का वर्ग करता हूँ मैं तो क्या होता है, करड़ी 2 गुणित करड़ी 2 हो जाता है, तो ये 2 हो जाता है। मैं इसके दोनों साइड वर्गमूल कर देता हूँ, तो x/144 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा दोस्तों 5 का और 25/12 का वर्ग होते हो जाएगा 144। 144 से 144 कट जाएगा तो x की वैल्यू मुझे बन जाएगी 25 मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट सवाल दोस्तों एक बार और बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। आज थोड़ा दोस्तों बहुत बड़ा वीडियो बन गया है ना। चलिए कल से प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किसी संख्या को 15 से गुणा करने पर एक ऐसी प्राकृत संख्या प्राप्त होती है जिसकी सभी अंक 5 हैं, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। देखो 15 से गुणा करना है, 15 से गुणा करना है किसी संख्या को, मान के चलो वो संख्या x है, क्या प्राप्त हो रहा है, सभी अंक 5 प्राप्त हो रहा है, 5 5 5 5 ऐसा प्राप्त हो रहा है, ठीक है। मुझे x निकालना है, ठीक, छोटी छोटी संख्या याद करना है, तो x निकालने के लिए करूँगा 5 5 5 5 में करूँगा 15 का भाग दूंगा, ठीक। अब दो भाग 5 5 5 5 में 15 का भाग देके देखते हैं। 15 का भाग देंगे 55 में, 15 3 45, ठीक, ये बच जाएगा आपका 10, ठीक। इसके बाद 5 उधार के लाऊंगा, 15 7 105 होता है, यहाँ दोस्तों 105 आ गया, ठीक है, 105 आ गया, ये कैंसिल हो गया। मतलब दोस्तों सबसे छोटी संख्या 37 होगी। अगर 37 का गुणा दोस्तों 15 में करूँगा तो 15 7 105 की 5 हासिल का 10, 15 3 45 और 10 55, 555, मतलब 5 ही 5 आ रहा है। ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इज 37 इज राइट आंसर, ठीक। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे, है ना। आपको कितने बने या कितने बन सकते थे आपको, या कुछ समझ में नहीं आया या कुछ समझ में आया, सब चीज़ कमेंट करके जरूर बताना, ठीक। तो दोस्तों थैंक यू, जय हिंद जय भारत। कल के वीडियो में मिलेंगे हम, आपको दूसरे वीडियो में कराऊंगा मैं आपको किसी वाले टॉपिक, जो आपके टाइम एंड वर्क वाला जो पोर्शन है अरिथमेटिक मैथ्स का, ठीक। चलिए थैंक यू, जय हिंद।